अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम विषम सभा दरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषम। बिना अभ्यास के विद्या विष के समान हो जाती है, अर्थात जहर हो जाती है। यदि विद्या का अभ्यास न किया जाए तो ऐसी विद्या जहर के समान हो जाती है। अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम। अजीर्ण में भोजन विष के समान होता है, कुपच हो तो भोजन जहर के समान हो जाता है। अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम। और विषम सभा दरिद्रस्य, जो गरीब है उसके लिए एक अच्छी सी सभा विष के समान होती है, और बूढ़े पुरुष के लिए युवती पत्नी विष के समान होती है। तो अपनी विद्या को बचाइए विष हो जाने से। हमारा तो कहना यही है। आप सभी को नमस्कार। हम तो आपसे यही कहते हैं कि आप अपनी अपनी विद्या को जहर होने से बचा लीजिए, आप अपनी अपनी विद्या को विष होने से बचा लीजिए। अर्थात आप अभ्यास करते रहिए। करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, और रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। अर्थात अभ्यास से पत्थर भी रस्सी के द्वारा निशान युक्त हो जाता है। तो आप लगातार अभ्यास करेंगे तो आप प्रवीण हो जाएंगे, हिंदी में महारथी हो जाएंगे। चलिए, तो सभी को राधे राधे। आज हम लेकर आए हैं, कल हम बात कर रहे थे तो बात हमारी अधूरी थी। अधूरी का मतलब ये है बिहार टीजीटी प्रश्न पत्र पर हम चर्चा की हम लोगों ने कल। तो उस प्रश्न पत्र पर जितने प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों पर चर्चा नहीं हो पाई थी। तो जब तक पूरे प्रश्न पत्र पर चर्चा न हो तब तक बात पूरी नहीं हो सकती। तो कल जहां बात हमने अधूरी छोड़ी थी उससे आगे बात करने के लिए आज हम उपस्थित हैं। अर्थात बिहार टीजीटी परीक्षा 2023, परीक्षा तिथि 8 दिसंबर 2023। इस प्रश्न पत्र पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका भाग 1 हमने कर लिया है। आज भाग 2 है। ठीक है, भाग 2 लिखा हुआ है, हल प्रश्न पत्र और विश्लेषण। ठीक है, तो ये आपके काम आने वाला है, सभी परीक्षाओं में काम आएगा। ठीक है, केवल जिन्होंने परीक्षा दी है उनके लिए ही ये उपयोगी नहीं है, बल्कि जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है उनके लिए भी उपयोगी है। आने वाले समय में जो परीक्षाएं होंगी उन परीक्षाओं के लिए ये बेहद उपयोगी होगा। चलिए, तो कल जहां हम लोगों ने चर्चा की थी उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने कहां तक बात कर ली थी? प्रश्न संख्या 71 से शुरू किया था। 50 प्रश्नों पर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी, अर्थात 71 से शुरू करके 120 तक चर्चा कर ली थी। ठीक है, चलो भाई, 120 तक चर्चा कर ली थी। ये है 120वां प्रश्न, इस पर चर्चा हो गई थी। अब हम बात करेंगे 121वें से आगे। चलिए भाई, 121वां प्रश्न और उससे आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वाक्य के प्रारंभ में जैसे और मध्य में वैसे का प्रयोग होने पर, वाक्य के प्रारंभ में जैसे और मध्य में वैसे का प्रयोग होने पर किस प्रकार के वाक्य की रचना होती है? बताइए। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपरोक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, 121वां प्रश्न है, बहुत शानदार। 121वां प्रश्न है, बताइए 121वां प्रश्न कौन सा सही होगा? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य? तो ये वाक्य आप लोगों ने पढ़े होंगे। सरल वाक्य किसे कहते हैं, सरल वाक्य किसे कहते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो हमारी अभी क्लास इस पर नहीं हुई है। ठीक है, आगे हम क्लास देंगे। आज हम आपको ये भी दिखाएंगे कि इस प्रश्न पत्र में हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट और हमारे नोट्स से कितना आया है, ये प्रमाण सहित दिखाएंगे, जो भविष्य के लिए आपको
आपको विश्वास दिलाएगा कि हाँ हम सही जगह पर, बिल्कुल सही जगह पर जुड़े हैं। ठीक है, चलो तो सरल वाक्य, सरल वाक्य नहीं, ठीक है, सरल वाक्य नहीं। सरल वाक्य कहाँ होता है? जहाँ एक कर्ता हो और एक ही क्रिया हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, एक कर्ता हो और एक क्रिया हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य। ठीक, ये आप सब जानते हैं। जैसे उदाहरण करके आप समझो, तो जैसे करके आप सीधे सीधे समझ सकते हो सरल वाक्य क्या होता है। जैसे बिजली चमकती है। ठीक, अब हम बात करते हैं मिश्र वाक्य की। ठीक है, तो जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य होता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं मिश्र वाक्य। तो ये मिश्र वाक्य ही होते हैं जिनमें जैसे वैसे आदि शब्द आते हैं, इस तरह से जुड़े रहते हैं। ठीक है, और संयुक्त वाक्य होता है, उसमें क्या होता है? साधारण वाक्य अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है। मतलब साधारण या मिश्र वाक्य जोड़ दिए जाते हैं, वो संयुक्त होते हैं। और ये जुड़ते कैसे हैं? परंतु, अथवा, बल्कि, किंतु। ठीक है, मिश्र वाक्य हम विस्तार से पढ़ेंगे, तब तो पढ़ेंगे ही। परंतु, किंतु, अथवा, इन शब्दों से मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इसमें बी विकल्प सही होगा। 122 देखो, ये है 122। 122 ये मारा गया हाय वह शुद्ध कीजिए। अब इस वाक्य को शुद्ध करवाया है, मारा गया हाय वह, तो इसे शुद्ध करेंगे तो कैसे शुद्ध होगा ये वाक्य? मारा गया हाय वह शुद्ध कीजिए। वह मारा गया हाय, वह हाय मारा गया, हाय वह मारा गया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये हाय शब्द पहले आएगा इसमें, तो ये सही हो जाएगा सी, हाय। उसके बाद आएगा ये विस्मयादि बोधक चिन्ह, फिर वह मारा गया। ये वाक्य सही होना चाहिए। ठीक है, कौन सा? सी विकल्प सही है 122 का। चलो भाई, अब देखते हैं अगला। अगला क्या कह रहा है? ये है आज रविवार का दिन है। आज रविवार का दिन है। ठीक है, वाक्य संशोधन कराया है, शुद्ध कराया है। आज रविवार का दिन है। 123वां प्रश्न है, बताइए आज रविवार दिन है, शुद्ध करना है ये। आज रविवार है, आज रविवार है, आज रविवार है, ऊपर एक में से एक से अधिक। देखो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, और विद्यार्थी कंफ्यूजन में पहला कर सकते हैं यदि आप इस बिंदी पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, इस वाले बिंदी पर ध्यान नहीं देंगे, यदि इस वाले पर, तो आप पहला ही कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है, ठीक, ऊपर है आज रविवार हैं और सी नंबर है आज रविवार है। तो आज रविवार है, जब रविवार भी एक दिन ही होता है तो दिन अशुद्ध लिखा है इसमें। ठीक है, का दिन, आज रविवार है, अर्थात सी विकल्प सही हो जाएगा। चलो अगला क्या कह रहा है? संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, वाक्य में कौन सा पदबंध है? संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, वाक्य में कौन सा पदबंध है? तो संख्या में 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, तो ये पदबंध हो जाएगा, पदबंध हो जाएगा जब संख्या आती है और किसी संज्ञा से आगे वो जुड़कर आता है विशेषण के रूप में। ठीक है, तो संख्या में 11, संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, तो ये विशेषण का कार्य कर रहा है, इसलिए विशेषण पदबंध होगा यहाँ पर। ठीक है, विशेषण पदबंध होना चाहिए और काय के अनुसार होना चाहिए, ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, ये है आपका वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार। ठीक है,
चलिए अगला है वाच्य के कितने भेद हैं। तो वाच्य के भेद हम लोगों ने चर्चा की थी एक दिन, ठीक है, एक दिन छोटी सी चर्चा की थी। जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। कौन सा होता है? कर्तृवाच्य, ठीक है। और जहाँ पर प्रधानता होती है कर्म की, वहाँ होता है कर्मवाच्य, ठीक। और जहाँ होती है क्रिया की प्रधानता वहाँ होता है भाववाच्य, ठीक। एक दिन हमने एक प्रश्नोत्तरी के मध्य इस सब की चर्चा की थी। तो कितने हो गए? 2, 3, 4 उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सी बी विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात 3 होते हैं वाक्य। अगला, मुझसे भागा नहीं जाता। देखो, यदि आपने हमारी वो क्लास की हो जिस क्लास में हमने व्याकरण के प्रश्न कराए थे और हमने आपको बहुत सारे उदाहरण बताए थे, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे लिखा नहीं जाता, मुझसे गाया नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, उससे लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो ये नकारात्मकता का बोध कराने वाले वाक्य और क्या होते हैं? भाववाच्य होते हैं। और हमने ये भी बताया था कि अधिकांशतः यही आता है, हमने आपको ये भी बताया था कि अधिकांशतः यही आता है, मुझसे भागा नहीं जाता, ठीक है। मतलब भाववाच्य ही अधिकांशतः आते हैं। तो इसमें ए विकल्प सही है, भाववाच्य, ठीक है। मुझसे भागा नहीं जाता कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य होगा, ठीक है। चलो फिर क्या है? आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य, वाक्य के आधार पर वर्गीकरण के नाम हैं। बताओ कैसा वर्गीकरण है ये? आज्ञार्थक वाक्य, वाक्य के आधार पर, शैली के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ तो इनमें से कौन सा सही होगा? वाक्य के भेद बताइए भाई। ए बी सी डी बताओ। देखो इसमें कौन सा सही होगा? बी विकल्प सही होगा। कौन सा सही होगा? बी। और बी विकल्प कौन सा है? अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं, ठीक है। 8 भेद कौन कौन से होते हैं? चलो इस पे भी चर्चा करे ले रहे हैं। 8 भेद होते कौन कौन से हैं, ठीक है, संक्षेप में देख लो। एक, सबसे पहले विधानार्थक, ठीक है, एक हो गया। दूसरा निषेधात्मक, निषेधात्मक या निषेधार्थक, ठीक है। तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा यही लिख लो आज्ञार्थक, ठीक है। पांचवा आज्ञार्थक के बाद विस्मयाद बोधक। देखो एक बात याद रखना, विस्मय धन आदि, यहाँ पर 2 शब्द हैं एक साथ में। क्या है? विस्मय धन आदि। मतलब ये विस्मय आदि का अर्थ क्या होगा? विस्मय आदि, विस्मय जैसे अन्य भी, विस्मय जैसे अन्य भी, ठीक है। अगला संदेहवाचक, उसके बाद अगला इच्छावाचक, उसके बाद फिर अगला संकेतवाचक।
ये हो गए 8 भेद। काय के? ये भेद हो गए अर्थ के आधार पर, ठीक है। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। तो ये जो आज्ञार्थक वाक्य है ये इसी के अंतर्गत आएगा, अर्थ के आधार पर, ठीक है। अर्थात बी विकल्प सही हो जाएगा। विधानार्थक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक, विस्मयादिबोधक और संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक, ये 8 भेद होते हैं। इसमें से बी विकल्प सही होगा। अगला देखो, संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो संरचना के आधार पर 2, 3, 5, उपरोक्त में से एक से अधिक कोई नहीं इनमें से। बताइए, कमेंट करते रहो सभी साथी कमेंट करते रहें, ठीक है। बहुत अच्छा जवाब देते हैं, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है। बस ऐसे ही लगे रहिए और बहुत नज़दीक हैं आप लोग सफलता के। ध्यान रखें, आप सफलता के बहुत नज़दीक हैं। बस परिश्रम जारी रखिए ईमानदारी के साथ, आने वाली परीक्षा में सफलता आपके कदम चूमेगी। चलिए, 3 बी विकल्प सही होगा, ठीक है। अभी चर्चा की थी वही 3 हैं। सरल वाक्य 3 कौन कौन से हैं? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, ठीक है, और तीसरा क्या है? संयुक्त वाक्य, ठीक है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये 3 भेद होते हैं। काहे के? संरचना के आधार पर या रचना के आधार पर, ठीक है। 29 हो गया। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो कंप्यूटर शुद्ध है, कंप्यूटर, ठीक है। अगला कितना हुआ ये? 130, 131 देखो, 131। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इसमें कौन सी व्यंजना है? तो इसमें आर्थी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना, विशेष व्यंजना, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें होनी चाहिए, बताइए, आप बताओ कौन सी होनी चाहिए। देखो, जहाँ अर्थ के आधार पर व्यंजना होती है वहाँ आर्थी व्यंजना, और जहाँ शब्द के आधार पर होती है, ठीक है, वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। तो शाब्दी व्यंजना, जैसे शाब्दी व्यंजना कहाँ होगी? जहाँ शब्दों के आधार पर व्यंजना हो, शब्दों के आधार पर क्या हो? व्यंजना हो, वहाँ शाब्दी व्यंजना होगी। और जहाँ अर्थ के आधार पर हो तो वहाँ पर आर्थी व्यंजना होगी। तो इसमें क्या होता है? अनेकार्थी शब्द आते हैं, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, ठीक है। एक शब्द के को घटे वृषभानुजा वे हलधर के वीर, को घटे वृषभानुजा वे हलधर के वीर। तो वृषभानुजा और हलधर के वीर, इस पंक्ति में कौन सी व्यंजना है? शाब्दी व्यंजना है। अलग अलग 2 अर्थ आ रहे हैं, ठीक है, अनेकार्थी शब्द हैं। तो इसमें आना चाहिए ए विकल्प सही, आर्थी व्यंजना, ठीक है। चलो, 31 हो गया। अलंकार में अलम शब्द का क्या अर्थ है? देखो, अलंकार के प्रश्न बहुत अच्छे आए हैं। अलंकार में अलम शब्द का अर्थ क्या है? पूरा, अधिक, श्रृंगार, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अलंकार की एक वीडियो पड़ी है, एक क्यों बहुत सारी वीडियो पड़ी है, यदि आपने देखी हो, पुरानी वीडियो पड़ी है तो आपको पता होगा। उस क्लास में हमने बताया भी है कि अलम का अर्थ श्रृंगार होता है। अलम का अर्थ श्रृंगार, और कार का मतलब करने वाला, श्रृंगार करने वाला, सुशोभित करने वाला, ठीक है। तो सी विकल्प इसमें सही होगा 132 का। चलिए, पीपर पात सरिस मन डोला, बहुत अच्छा प्रश्न है। पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें चलिए, उपमेय पूछा गया है। उपमेय क्या है बताओ?
पीपर पात सरस मंडोला। 133 बताइए उपमेय क्या है? उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, उपमान जिससे उपमा दी जाए, ठीक है, जिससे उपमा दी जाए उपमान, और दोनों में समान गुण हो वो समान धर्म, ठीक है, और जिन शब्दों से व्यक्त हो वो वाचक शब्द। अब क्या है? पीपर पात सरिस मंडोला। अब इसमें क्या है? उपमेय क्या है? किस? पीपर पात पीपर के पत्ते के, सरिस समान, मन मन, डोला डोला। तो तुलना किससे की जा रही है? पीपल के पत्ते से। तो उपमान क्या होगा? पीपल का पात। तो पीपल का पात क्या होगा? उपमान, ठीक। ये हो गया। सरिस वाचक शब्द है। सरिस क्या है? वाचक शब्द। और मन क्या है? मन की तुलना हो रही है तो मन हो जाएगा उपमेय। मन क्या है? उपमेय। डोला क्या है? इसमें और इसमें ये समानता है कि जैसे पीपल का पत्ता डोलता है, हवा न चले फिर भी पीपल का पत्ता बिना हवा के ही खड़खड़ 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 करता है, आवाज करता है, ठीक है। तो ये क्या है? पीपल के पत्ते के समान ये समान धर्म है, ठीक है। ये क्या है? समान धर्म। और ये डोला। और ये सरिस क्या हो जाएगा? सरिस पूछा जाए तो हो जाएगा वाचक शब्द। सरिस क्या हो जाएगा? वाचक शब्द हो जाएगा सरिस, ठीक है। तो ये पूर्णोपमा है, ठीक है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पूर्णोपमा, पूर्ण धन उपमा, ठीक है। और जहां एक पद या एक से अधिक पद लुप्त हों वहां होता है लुप्तोपमा, ठीक है। उपमा के दो भेद, तो ये पूर्णोपमा और ये लुप्तोपमा। तो इसमें चार अंग हैं उपमा के, चारों विराजमान हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 4 अंग हैं उपमा के और चारों विराजमान हैं, इसलिए पूर्णोपमा का उदाहरण है। और इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा। उपमेय पूछा है, ठीक है। बहुत शानदार उदाहरण है और हम आपको दिखाएंगे, याद रखना ये उदाहरण, ठीक है। अभी हम आपको दिखाएंगे आपकी आंखों के सामने, ठीक है, नोट्स में से कौन कौन से उदाहरण और कहां कहां से आए हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए जी, अब ये है या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। चलिए, तो इसमें कौन सा अलंकार है? या अनुरागी। अनुरागी मतलब प्रेम करने वाले, चित्त मन की, गति समझे नहीं कोई, इस प्रेम करने वाले चित्त की गति कोई नहीं समझता, मन की गति कोई नहीं समझता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग। श्याम रंग के अर्थ यहाँ पर क्या है? श्री कृष्ण। और श्याम दूसरा भी है काला रंग, ठीक है। श्याम का अर्थ क्या है? कृष्ण और काला, ठीक है, दो अर्थ हैं। श्याम का अर्थ क्या है? एक तो श्री कृष्ण और एक काला, ठीक है। श्याम शब्द के कितने अर्थ हैं यहाँ पर? 2। तो श्याम में श्लेष भी है वैसे, कृष्ण और काला। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। उज्जवल का मतलब सफेद। तो क्या है कि काले में डूबने पर कोई भी काला नहीं होता, कोई भी सफेद नहीं होता। कैसा होना चाहिए? काले में डूबने पर काला। तो श्याम के रंग में डूबने पर श्याम होना चाहिए, उज्जवल नहीं। इसलिए यहाँ विरोध हो रहा है, विरोध लग रहा है, विरोध नहीं है, विरोधाभास। सी विकल्प सही होगा, विरोधाभास है, ठीक है। अब यहाँ श्लेष होता तो श्लेष भी होता तो एक से अधिक वाला हो जाता, लेकिन ये श्लेष यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसलिए सी विकल्प सही है। सी विकल्प सही है, ठीक है। 34 हो गया। अब देखो 35। उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ बताइए। उत्धन प्रेक्षा,
संभावना, सुंदर, श्रेष्ठता, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है संभावना, ठीक है। और जहाँ जन जानो, मन मानो, मानहु जानहु इस प्रकार के शब्द आते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। क्या पहचान होती है इसकी? बहुत साधारण है, बहुत आसान है। जन, जानो, ठीक है, मन, मानो, ठीक, मानह, मानह, जानह, ठीक है। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो उत्प्रेक्षावाचक शब्द हैं। जहां ये शब्द होंगे वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। चलिए, संभावना प्रकट हो। अब ये देखो, उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। उदित उदय गिरिमंच पर, बताइए 136 का 136 का कौन सा सही है? 136 का कौन सा सही है बताइए, बताओ 136 का कौन सा सही है बताइए। 136 उदित उदयगिर मंच पर, उदित उदयगिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग, ठीक है। देखो, संत सरोज, संत सरोज, संत रूपी सरोज, ठीक है, सरोज और संत, लोचन भृंग, बाल पतंग, ठीक है, उदय उदित उदयगिर मंच पर। तो ये क्या है? इनमें रूपक है, रूप धारण हो रहा है, ठीक है। लोचन रूपी भृंग, बाल रूपी पतंग, संत रूपी सरोज, विकसे संत सरोज, ठीक है, रूपी, रूपक, ठीक है। रूपक में क्या होता है? उपमेय और उपमान एक हो जाते हैं, ठीक है। उपमेय और उपमान क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मुख चंद्रमा के समान है तो होगा उपमा, और मुख चंद्र है तो रूपक मुख चंद्र। और सामान्यतः ये योजक चिन्ह भी आता है रूपक में, लेकिन ये जरूरी नहीं है, 100% सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। सारे ही प्रश्न नोट्स में से आए हुए हैं। अति कट बचन कहत कह कई, और मानह लौन जरे पर देई। देखो, अभी हमने बताया था मानह, ठीक है, जन जानो मन मानह। तो ये मानव शब्द है, और मानव शब्द सीधे सीधे उत्प्रेक्षा का बोध करा देता है। जहाँ भी जन जानो, मन मानो, मन मनहु मानहु जानहु ये शब्द आएंगे वहाँ उत्प्रेक्षा होता है। तो 137 का बी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। चलो 138 देखो, मोम सा तन घुल चुका, दीप सा मन जल चुका। बताइए इनमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, बताइए। 138 138 कौन सा सही है? ए बी सी या डी? ए बी सी या डी कौन सा सही है? मोम सा तन घुल चुका अब, दीप सा मन जल चुका अब, कौन सा अलंकार है? देखो तो सा सी से, सा सी से, सा सी से, ये काय का बोध करा रहे हैं? काय का बोध कराते हैं ये? उपमा का, मतलब तुलना। उपमा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तुलना, ठीक है। उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है। उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? अभी बताया था, ठीक है। और रूपक का रूप धारण करना, ठीक है, इसका संभावना रूप धारण करना। तो इसमें क्या है? उपमा है, मोम सा तन, मोम के समान तन, दीप सा मन, दीपक के समान मन, के समान, समान शब्द है, ठीक है, सा आया है,
ठीक, तो इसमें उपमा है 138। ठीक है, 138। चलिए अब चलो देखो हम आपको लाइव दिखाएं, थोड़ा सा लाइव दिखाएं। यदि ये देखिए हमारा नोट्स है, ये हिंदी व्याकरण का, और इस हिंदी व्याकरण के नोट्स से सैकड़ों हजारों विद्यार्थियों ने टेट, सुपर टेट और बहुत सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, चलो दिखाई देगा, थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे। ये देखो बहुत पुराना नोट्स है, आज का नहीं है ये। और ये देखिए ये वाच्य है। ठीक है, तो वाच्य आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही से, वाच्य के भेद भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक, 3 भेद हैं। अब हम उपमा की बात कर रहे हैं। देखो तो उपमा में ये आपके सामने, ये देखो उपमा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। पूर्वोपमा, उपधन, मा, समीप, तौलना। उपमा के 4 अंग हैं। ठीक है, 4 अंग हैं पूरा। पहला उदाहरण देखो लिखा है पीपर पात सरिस मंडोला, पहला ही उदाहरण लिखा है नोट्स में। ये हमने आज लिखा है इस पर गुलाबी रंग से टीजीटी, ये बिहार टीजीटी में आया है। तीसरा उदाहरण देखो, तीसरा उदाहरण मोम सातन घुल चुका, अब दीप सामन जल चुका। ठीक है, तो ये देखो एक ही पेज से 2 प्रश्न हैं। ठीक है, एक ही पेज से। अब देखो अगले पेज पर चलो, दूसरा पेज पलटा है हमने, ये उपमा और उपमा के बाद रूपक। अब ये देखो रूपक, रूपक का अर्थ है रूप का करना, ये आपको सब दिखाई दे रहा है। ये देखो बिहार टीजीटी, उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। ठीक है, इसमें अब देखो इस पे अगले पेज पे आ जाओ। ये देखो, ये आपको दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि नहीं? ये देखो उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा का अर्थ क्या है? अनुमान या संभावना प्रकट करना। आगे हमने लिख दिया है टीजीटी, तो देखो ये भी आया है। 3 पेज हैं लगातार, तीनों पेज से प्रश्न आया है। अगला फिर देखो, ये देखिए, ये देखो एक पेज छोड़ के अगला पेज है। या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। ये देखो विरोधाभास है, विरोधाभास का है, टीजीटी में आया है ये बिहार में अभी। ठीक है, तो सारे ही इसके बाद आपके रस का उदाहरण भी इसमें से मिलेगा आपको, जो आपका रस आया है आपकी परीक्षा में। आगे प्रश्न हम हल करेंगे रस वाला, और छंद वाला तो छंद तो हमने आपको पढ़ा ही दिए हैं। चलिए ये देखो, ये प्रश्न हमने कहाँ तक हल कर दिया था, इधर चल रहे थे, ये आ गया 139। अब 139वां प्रश्न देखिए। देखो ये तो छंद वाला टॉपिक हमने पूरा पढ़ लिया है, पूरा करा दिया है। और दोहा छंद में प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की योजना कितनी होती है? 11 और 13 के योग से 24 मात्राएं होती हैं एक दल में। ठीक है, एक चरण में 11, दूसरे में 13, वो 13 और 11 के योग से होती हैं। पहले में 13, फिर 11, फिर 13, फिर 11, इस तरह से बनता है दोहा। ठीक है, तो ये विकल्प सही होगा इसमें 139। अब देखो 140, अस कहे फिर चितय तेह ओरा, सिय मुख सस भय नयन चकोरा। अब इसमें पूछा गया है कौन सा छंद है, तो छंद हमने आपको पढ़ा दिए हैं। इसमें हम वैसे ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन हम आपको यहाँ पर छंद पढ़ा दिए हैं, तो फिर आपको बताते हैं। देखो मात्राएं गिनेंगे, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2। ठीक, 1 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 2 2। अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16।
अर्थात इस पंक्ति में 16 मात्राएं हैं। पहली पंक्ति में कितनी मात्राएं हैं? 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस पंक्ति में भी कितनी मात्राएं हैं? 16। तो 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा होता है? ये हमने अच्छे से बता दिया था। कौन सा होता है? चौपाई होता है। ठीक है, 4 चरण होते हैं और चारों में 16 मात्राएं होती हैं। अब चरण 4 जरूर होते हैं, इन्होंने 2 ही दिए हैं। अब 2 दिए हैं तो अब 2 के आधार पे हमने निर्धारित कर लिया कि इसमें चौपाई है। चारों होंगे, चारों में 16 मात्राएं आएंगी। पूरा हनुमान चालीसा चौपाई में है। ठीक है, हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। अगला देखते हैं। चलो, किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11-13 पर यत होती है? ये भी हमने आपको पढ़ा दिया है, नोट्स में भी मिलेगा आपको सेम टू सेम। तो इसमें हमने आपको बता दिया है, क्या बता दिया है? इसमें हमने ये बता दिया है कि 11-13 से रोला, ठीक है, ये सही हो जाएगा। और 13-11 में क्या था? दोहा था। ये एक दूसरे के विपरीत छंद होते हैं। वो सॉरी, अरे रोला हम, हाँ बोल तो सही रहे, लेकिन वो सोरठा की बात हमने कह दी। किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11-13 पर यत होती है? तो रोला होता है 11-13 पर यत कर, यत के साथ क्या होता है? 24 मात्राएं। रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं एक चरण में। ठीक है, और सोरठा में क्या होता है? सोरठा, ठीक है, समझ लो। सोरठा पहला चरण में, पहले चरण में सोरठा में कितनी होती है? 11 मात्रा। ठीक है, दूसरा चरण सोरठा का कितनी मात्राओं का होता है? 13 का। तीसरा चरण फिर 11 मात्राएं। चौथा चरण फिर 13 मात्राएं। ठीक है, तो ये चरणों की बात हो रही है। और रोला में क्या होता है? क्या होता है? 24 24 24 और 24, अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो ये होता है, ये है। इसमें ध्यान रखना, ये अंतर है। 11 और 13 के योग से 24 मात्राएं होंगी एक चरण में, और इसमें चरण ही 11 का और 13 का होता है। सोरठा में एक चरण में 11 मात्राएं होती हैं, उसमें एक चरण में 24। सोरठा में दूसरे चरण में 11, उसमें फिर 24। सोरठा में 11, उसमें 24, इसमें 13, उसमें 24। ये सोरठा का है और ये है रोला का। तो इसमें 141 का ए सही होगा। ठीक है, चलो 42 देखो। अब छंद गणना में मात्रा के कितने भेद हैं? तो छंद गणना में मात्रा के भेद बताओ कितने होंगे? 2 होंगे कि 3 होंगे? बताओ, या 4 होंगे, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो छंद गणना में मात्रा के भेद होते हैं 2। ए विकल्प सही होगा, लघु और गुरु। ठीक है, लघु के लिए इस तरह से, गुरु के लिए इस तरह से। लघु की मात्रा 1 गिनी जाती है और गुरु की मात्रा 2 गिनी जाती है। ठीक है, तो कितने भेद होंगे? 2 भेद होंगे। ए विकल्प सही होगा, 142। चलो अब इधर चलो। सामान्य रूप से काव्य के गुण कितने होते हैं? सामान्य रूप से काव्य के गुण कितने होते हैं? ये बच्चा जाने हैं। ठीक है, 3 होते हैं। कौन कौन से? माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। ठीक है, 3 होते हैं। तो ये ए विकल्प सही हो जाएगा। सामान्य रूप से काव्य गुण के भेद कितने हैं? तो 3 हैं। चलो 43 हो गया। अब देखो, इनकी गाथा छोड़ चलो झांसी के मैदानों में,
इनकी गाथा छोड़ चलो झांसी के मैदानों में, जहाँ लड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, जहाँ लड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। ठीक है, माधुर्य ओज प्रसाद, तो जहाँ युद्ध आदि का वर्णन होता है वहाँ ओज गुण होता है। ठीक है, तो यहाँ लड़ाई आदि का वर्णन है, वीर उत्साह का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर क्या है, ओज गुण है, ओज गुण। ठीक है, ओज होना चाहिए इसमें। चलिए 144, 145। अब यह चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में, माधुर्य ओज प्रसाद। अब देखो इसमें ओज तो है नहीं, लड़ाई झगड़े की तो कोई बात नहीं है, मधुरता ही मधुरता है। वैसे तो चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, लेकिन कुछ गुण इसके और इसके सेम मिलते हैं, तो कुछ लोग प्रसाद को भी मान लेते हैं, लेकिन माधुर्य ज्यादा ठीक है। ठीक है, ये विकल्प सही है। 145। रस निष्पत्ति के स्थायी भाव के अतिरिक्त कितने तत्व माने गए हैं? तो रस के तत्व हमने आपको पहले स्पेशली बता दिए थे, कौन कौन से होते हैं। विभाव, रस के तत्व कौन कौन से होते हैं? विभाव, अनुभाव, ठीक है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। अब ये कह रहे हैं स्थायी भाव को छोड़कर, तो इसे हमने छोड़ दिया। ठीक है, स्थायी भाव तो कितने बचे अब? 3, तो ए विकल्प सही हो जाएगा 146 का ए। ठीक है, अब 147 ये हिंदी में संस्कृत के 9 रसों में से कितने रस जुड़ गए? 9 रसों में कितने नए रस जुड़ गए? तो वैसे तो बहुत सारे रसों पर चर्चा हुई थी, लेकिन 2 रस प्रमुखतः जोड़े हुए माने गए हैं। 9 रस के बाद 2 रस कौन कौन से? एक तो भक्ति रस, ठीक है, और एक वात्सल्य रस, वात्सल्य रस। ठीक है, तो ये एक और ये दो जुड़े हैं। ठीक, चलिए 47 का ए। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? हमने आपको ये भी बताया था, रस की 2 क्लास हुई थी, तो हमने ये कहा था पेपर चाहे सरल हो चाहे कठिन हो, लेकिन एक रस का स्थायी भाव एक का जरूर पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीले को काल रसना पसारी है, और केंधो व्योम बीथ का भरे हैं भूरे धूम के, तो वीर रस वीर तलवार सी उधारी है। इन पंक्तियों में किस रस का परिपाक हुआ है? बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीले को काल रसना पसारी है, और केंधों व्योम बीथ का भरे हैं भूर धूम के, तो वीर रस वीर तलवार सी उधारी है। ये कवितावली से है, ये 11वीं के पाठ्यक्रम में लगा हुआ छंद है। ठीक है, तो इसमें भयानक रस है। कौन सा रस है? भयानक रस। बी विकल्प सही है। इसमें भय का वर्णन हो रहा है, भयानक रस है। ठीक है, मैया कबई बढ़ेगी चोटी, और कितनी बार मोय दूध पियत भय अब यह अजहू है छोटी। भक्ति रस, शांत रस, वात्सल्य रस। ठीक है, मैया कबई बढ़ेगी चोटी, तो वैसे इसमें वात्सल्य रस है, माता और पुत्र की चर्चा हो रही है। ठीक है, और शांत रस तो हर जगह आ ही जाता है इस तरह के वाक्य में, तो ये भी हो सकता है एक से अधिक वाला, लेकिन वैसे मूलतः सी होना चाहिए। ठीक,
तो ये 150 प्रश्न हो गए पूरे, ये पेपर हो गया, ठीक है। 150 प्रश्न हो गए, पूरा पेपर हो गया, ठीक है भाई। शिवाकांत जी ने पेपर भेजा था कि सर इस पेपर पे थोड़ी सी चर्चा कर लें, तो ये टीजीटी का पेपर पूरा हुआ, टीजीटी बिहार, ठीक। 150 प्रश्न, हिंदी के कितने प्रश्न आए थे? 70 से लेकर 150 तक, ठीक है। 71 से थे, 71 से लेकर 150 तक। अब ठीक है, अब आप चाहें तो बताएंगे तो फिर हम पीजीटी पे भी चर्चा कर लेंगे, पीजीटी के पेपर पे भी कर लेंगे, ठीक है। पेपर पीजीटी का भी वैसे हमारे पास आ गया है। 1 से 100 इन प्रश्नों में से आपके 50 और 30 80 प्रश्न हो गए लगभग। 80 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, ठीक है। और मेरे हिसाब से आपके लगभग सही होंगे, कोई एक आध प्रश्न गलत हो जाए, और एक आध प्रश्न तो थोड़ा बहुत गलत हो भी जाता है, हमसे भी हो सकता है। बोलते समय कहीं ध्यान होता है तो कहीं मान लीजिए कई बार ध्यान से हट जाती हैं कोई चीज़ें, बता कुछ रहे होते हैं निकल कुछ और जाता है, कहना चाह रहे होते हैं इसका हो जाता है इसका, तो इस तरह से कई बार हो सकता है, मानवीय त्रुटियां हो जाती हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी उन त्रुटियों को छोड़ के आपका परिणाम बहुत अच्छा है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ऐसे ही लगे रहिए, ठीक। आयोग सक्रिय होने वाला है और हो सकता है जल्द ही आपको सूचना मिल जाए कि परीक्षा की तिथि आ गई। तो तिथि तो आने ही वाली है, इसलिए थोड़ा ज़ोर शोर से, थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। और हमने भी आपको बहुत सारा कंटेंट दे दिया है, पूरा पाठ्यक्रम तो नहीं दिया है अभी तक, लेकिन बहुत सारा कंटेंट दे दिया है। लगभग हमारे 5 महीने होने को हैं, 15 जुलाई के बाद से हमारी क्लास लगभग चल रही है रेगुलर, और सुबह भी हम क्लास एक छोटी सी देते हैं। आज हमने एक बहुत बढ़िया क्लास दी थी, और वो क्लास थी व्यास सम्मान 2023, व्यास सम्मान 2023 पर आधारित एक क्लास हमने आपको दी है। और उस क्लास में 2023 का व्यास सम्मान 1 नंबर तो आप पक्का समझ लो, व्यास सम्मान किसे दिया गया है, ये प्रश्न तो आएगा ही आएगा, ठीक है। किस रचना पर दिया गया है, विधा क्या है, 3। इसके अलावा जिस रचनाकार को व्यास सम्मान मिलता है उस रचनाकार की रचनाएं हर परीक्षा में पूछी जाती हैं, ठीक है। जिसे मिला उस रचना को छोड़ के अन्य रचनाएं, उसका जीवन काल, तो पुष्पा भारती को मिला है तो पुष्पा भारती का पूरा जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उन्हें कौन कौन से सम्मान मिले और कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है। किन के साथ उन्होंने विवाह किया, कहाँ पढ़ाई की, उनके प्रेमी कौन थे, ठीक है, और उनका छद्म नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था, सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से उस क्लास में दी हैं, और बहुत उपयोगी क्लास होगी। और मुझे विश्वास है कि आने वाली परीक्षा में यदि आपका पेपर नहीं बना है अभी तक, यदि पेपर अब बनेगा, यदि आज के बाद बनेगा, तो उस वीडियो से एक प्रश्न आपको अवश्य मिलेगा, ठीक है। जब मिले तब उस दिन आप फ़ोन करके या मैसेज करके हमें ज़रूर बताना, और अवश्य एक प्रश्न मिलेगा उस क्लास से, उस वीडियो से। तो आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नोट कर ली, और नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए, ठीक है। मिलते हैं फिर से, समय हो रहा है क्लास रोकने का। राधे कृष्ण, जय हिंदी, जय भारत।